हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रधान संपादक डॉक्टर नगेंद्र और संपादक डॉक्टर हरदयाल। हिंदी साहित्य का इतिहास का पहला पेज पढ़ेंगे, भूमिका, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, पुनर्लेखन की समस्या। आवश्यकता। हिंदी साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता है। इस विषय में दो मत नहीं हो सकता। इसके दो स्पष्ट कारण हैं: साहित्य चेतना का विकास और नवीन स्रोत परिणाम। प्रत्येक युग में साहित्य चेतना में निरंतर परिवर्तन या विकास होता रहा है। वर्तमान युग का साहित्य चेतना वैसा नहीं है जैसा आचार्य शुक्ल के समय में आज से 40 वर्ष पूर्व था। यद्यपि साहित्य के मौलिक प्रतिमान अधिक नहीं बदलते, फिर भी बदलते हुए युगबोध के कारण परिक्षेप्य, परिवृद्धि, प्रक्रिया आदि में परिवर्तन निश्चित ही होता है। दूसरे प्रमुख कारण यह है कि पिछले दशकों में हुए निरंतर अनुसंधान के फलस्वरूप प्रचुर नवीन सामग्री प्रकाश में आया है और अनेक स्वीकृत तत्वों का संशोधन हुआ है। इसके पूर्ववर्ती निर्णय और निष्कर्ष अनिवार्य बदल रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक सूक्ष्मतर कारण और भी है। जैसा कि इलियट ने कहा है, केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। इस तर्क से प्रत्येक युग में साहित्य के नए विकास के रूप में उसके पूर्ण रूपों का मूल्यांकन को प्रभावित करते रहते हैं। उदाहरण के लिए मिश्र बंधु के समय श्रेष्ठ कवियों की जो परंपरा थी, उसमें मैथिली शरण गुप्त, प्रसाद निराला पंत आदि के आविर्भाव के बाद निश्चित ही परिवर्तन हो गए। किंतु महाकाव्य परंपरा में रामचरितमानस और रामचंद्रिका आदि का स्थान निर्धारित करने के लिए प्रिय प्रवास, साकेत और कामायनी की रचना के बाद आज फिर भी विचार करना पड़ेगा। किसी श्रृंखला में जब नई कड़ियाँ जोड़ती है तो स्वाभाविक पुरानी कड़ियाँ की स्थिति पूर्ववत नहीं रह जाती। अतः नवीन स्रोत परिणाम के आधार पर विकासशील साहित्य चेतना के आलोक में संपूर्ण परिदृश्य का पुनर्लोकन सर्वदा आवश्यक है। दो मौलिक प्रश्न। हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में दो मौलिक प्रश्न का समाधान कर लेना चाहिए। पहला है, हिंदी की स्वरूप विस्तार कहाँ तक है। दूसरा है, साहित्य की सीमा क्या है। हिंदी के स्वरूप विस्तार का प्रश्न कुछ राजनीतिक कारणों से उलझ गई है। हिंदी के विद्वान और अन्य भाषाविद आरंभ से ही यह स्वीकार करते आए हैं कि भारतवर्ष में जितना भूभाग में वर्तमान हिंदी या खड़ी बोली है, हिंदी सामाजिक व्यवहार अर्थात पत्रचार, शिक्षा दीक्षा, सार्वजनिक आयोजन, विचार विनिमय तथा साहित्य अभिव्यक्ति आदि का माध्यम भाषा है, वह सब के सब हिंदी प्रदेश और उसके अंतर्गत बोली जाने वाली सभी भाषाएं हिंदी की उपभाषाएं हैं। इस दृष्टि से वर्तमान में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली का इलाका हिंदी क्षेत्र में आते हैं और मैथिली, मगही, भोजपुरी, पूर्वी अवधी, पश्चिमी अवधी, बुंदेलखंड, ब्रज, कन्नौज, बुंदेलखंडी, राजस्थानी के विभिन्न रूपों, कुमानी आदि पहाड़ी बोलियां हिंदी की शाखा प्रशाखा है। यह परिभाषा नहीं है। इसका स्वरूप उस समय निर्धारित हो गया था जब भाषाएं राज्य और उसके लोभांगनों की कल्पना भी किसी को नहीं थी। पृष्ठ संख्या 2। हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रधान संपादक नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल। पृष्ठ संख्या 2 पढ़ेंगे। इसमें हिंदी की यह भयंकर या विशाल यानी राजनीतिक उद्देश्य से विस्तार नहीं है, स्वाभाविक तर्कसंगत रूप है, जिसके विषय में कभी कुछ समय पूर्व तक कोई विवाद नहीं था, लेकिन इधर यह विवाद जोर पड़ रहा था। यह मत है कि हिंदी का अर्थ वर्तमान हिंदी या
खड़ी बोली हिंदी ही है। मैथिली और राजस्थानी तो स्वतंत्र भाषाएं हैं। भाषा विज्ञान के आधार पर उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति हिंदी के अतिरिक्त भिन्न है। अवधी और ब्रज का भी अपना पृथक अस्तित्व है। यह दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं और वर्तमान हिंदी से भी। यह नारा हिंदी विरोधी शिविर से उठाया गया है और हिंदी के भी कुछ अधिक प्रगतिशील लेखक जिसमें शामिल हो सके हैं। मैथिली की जो साहित्य अकादमी जैसी संस्था ने मान्यता दी है और उसकी साहित्य की स्वतंत्र प्रकाशन तथा अध्ययन अध्यापन का कर्म चलता रहा है। अब राजस्थानी को भी साहित्य अकादमी ने स्वतंत्र भाषा की मान्यता दी है। ब्रज और अवधी जिसमें साहित्य कहीं अधिक समृद्ध है और हिंदी भी औचित्यपूर्ण या दावा कर सकती है। दूसरा मत विस्तारवादी है जिसके अनुसार उर्दू या हिंदी की ही उपभाषा है। ब्रजभाषाएँ आदि की तरह उर्दू का साहित्य भी हिंदी साहित्य का ही अंग है। नागरिक प्रचारणी सभा तथा भारतीय हिंदी परिषद का इतिहास में उर्दू साहित्य के विकास का भी निरूपण किया गया है। इस विषय में हमें संतुष्ट दृष्टि से विचार करना चाहिए, संतुलित दृष्टि से विचार करना चाहिए। एक बात तो यह साफ है कि उर्दू का हिंदी विषय के इतिहास में सर्वभाव करना उचित नहीं है। प्रसाद और इकबाल को भी एक ही भाषा के कवि मानना संगत नहीं है, जिसमें संदेह नहीं है कि दोनों में कुछ तत्व समान हैं, परंतु असमान तत्व कहीं अधिक है। अतः हिंदी साहित्य के इतिहास में उर्दू का समावेश का बरबस प्रयास करना व्यर्थ है। मैथिली और राजस्थानी साहित्य के इतिहास आदिकाल से ही हिंदी साहित्य के साथ संबंध रहा है और विद्यापति चंद, नरपति नल, पृथ्वीराज आदि कवियों को हिंदी साहित्य के इतिहास के निरंतर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता रहा है, परंतु भाषा की कठिनाई के कारण साथ ही पर्याप्त स्रोत सामग्री का प्रकाशन न होने से इस भाषाओं के कवि लेखक तथा उनकी कृतियों के साथ उचित न्याय नहीं हुआ। परवर्ती स्रोत के परिणाम स्वरूप इन दोनों भाषाओं का समृद्ध साहित्य प्रकाश में आया। राजस्थानी में रासो, मुक्तक, वीर काव्य तथा नीति काव्य की समृद्ध परंपरा तथा ग्रंथ की विभिन्न रूपों की पुष्टि उदाहरण मिलती है और इधर मैथिली की रीति काव्य और माधुर्य भी अपूर्ण है। इस प्रकार गुरुमुखी में लिपकबंद हिंदी ग्रंथ पंथ का प्रचुर साहित्य की भी आप उपलब्ध है, जिसमें हिंदी साहित्य की इतिहास या तो अनभिन्न रहा है या पंजाबी की रचना समझकर उनका अपेक्षा करता रहा है। इस पूरे वटमय का हिंदी साहित्य के इतिहास में विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हिंदी का सही परिभाषा के अनुसार यह सब हिंदी साहित्य का ही अंग है। कुछ ऐसे ही शाखा आदिकाल के हिंदी के विषय में भी उठती है। उस समय की हिंदी का स्वरूप अपभ्रंश, डिंगल पिंगल और समांतवर्ती क्षेत्र में गुजराती, पंजाबी आदि भाषाओं के साथ इस प्रकार उलझा हुआ है कि इतिहास में भी भ्रम में पड़ जाता है। इतिहासकार भ्रम में पड़ जाता है। वह वस्तुतः भारतीय भाषाओं का उद्भव काल है, जिसमें प्रायः सभी के स्वरूप निश्चित और अस्थिर है। इसीलिए हिंदी में भी कुछ एक पूर्ववर्ती निकटवर्ती भाषाओं का उद्भव हो जाना स्वाभाविक है। अतः इस विषय में अधिक क्षुद्रवादी दृष्टिकोण अपनाना ठीक नहीं है। व्यवहारिक दृष्टिकोण यही है कि ऐसा सभी रचनाओं को इनके अधिकांश भाषिक रूप हिंदी की उपभाषाओं के भाषिक रूपों से अभिन्न है, हिंदी के अंतर्गत मान लेना चाहिए। दूसरा प्रश्न यह है कि इतिहास के संदर्भ में साहित्य की सीमा कहाँ तक मानी जाती है। साहित्य, ये पृष्ठ संख्या 2 खत्म होते हैं। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 3 में चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास, पृष्ठ संख्या 3, डॉक्टर नगेंद्र।
यह है कि इस विषय से हमारा दृष्टिकोण व्यापक ही होना चाहिए और रस के साहित्य के अतिरिक्त ज्ञान के साहित्य का भी इसके अतिरिक्त अंतर्भाव करना चाहिए। यह ठीक है कि साहित्य का अर्थ मूलतः यह भी सर्वनात्मक साहित्य ही है और एक सीमा के आगे संपूर्ण वाङ्मय को उसके साथ समेटना संभव नहीं है। मध्य युग में आयुर्वेद, ज्योतिष आदि शास्त्र तथा संपादकीय साहित्य आदि सभी कुछ पंथ में लिखित है और ग्रंथ में अनेक कच्चे पक्के टीकाएँ, वचनकाएँ, वार्ताएँ, व्याख्या और बातें मिलती है। इधर आधुनिक युग में ज्ञान विज्ञान के असंख्य ग्रंथों की रचना नियंत्रण हो रही है। यह सब साहित्य के अंतर्गत तो नहीं आ सकता, लेकिन इस प्रकार के समस्त वाङ्मय का नियमित त्याग करना भी उचित नहीं है। उदाहरण के लिए आदिकाल में रचित गोरखनाथ आदि की वाणी या परवर्ती युग की वार्ता साहित्य शुद्ध साहित्य की परिधि में नहीं आता, किंतु क्या इतिहासकार उनकी अपेक्षा कर सकता है? इसके अभाव में विकास परंपरा की कुछ आवश्यक कड़ियाँ लुप्त हो जाएगी। आधुनिक काल के प्रारंभ में रचित गोस्वामी दयानंद की साहित्यार्थ प्रकाश निश्चय ही ललित साहित्य का अंग नहीं है, परंतु क्या आलोचना की भाषा के विकास का अध्ययन उसके बिना संभव है? इसी प्रकार वर्तमान युग में विज्ञान के साहित्य के ऐसे अनेक गौरव ग्रंथ हैं जिसका उल्लेख इतिहास में करना अनिवार्य है। यह एक भाषा विज्ञान, पाठ विज्ञान, कोश विज्ञान, पत्रिकाएं आदि और दूसरी ओर दर्शन, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र आदि के क्षेत्र में उपलब्धियां तत्वों की दृष्टि से साहित्य के अंतर्गत भले ही नहीं आती, किंतु यह प्रकातर में ग्रंथ शैली का विकास में योगदान करती है। इसका निषेध नहीं किया जा सकता। अतः इतिहासकारों को यह भी विवेकपूर्ण, प्रमुख और गौण की भेद करते हुए वाङ्मय के दोनों रूपों को स्वीकार करना चाहिए, अर्थात रस के साहित्य का प्रधान विषय बना कर उसके पोषण रूप में ज्ञान का साहित्य की आकलन करना चाहिए। आधार स्रोत। पिछले 4 दशकों में निरंतर अनुसंधान के फलस्वरूप अनेक नवीन आधार स्रोतों का उद्घाटन हुआ है और प्रचुर सामग्री प्रकाश में आया है। वर्तमान सदी के प्रथम चरण तक इस प्रकार की साधन अत्यंत सीमित थे और इतिहासकार को प्रायः सभी की खोज रिपोर्टों या विद्वानों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ही निर्भर करना पड़ता था, परंतु आज सभी क्षेत्र में अनेक संस्थाएं व्यवस्थित रूप से कार्य कर रही है और नियत नवीन सामग्री का प्रकाशन हो रहा है। संभवतः इन स्रोतों के परिणाम स्वरूप का उपयोग करना इतिहासकार के लिए आवश्यक हो गया है, परंतु इस विषय में काफ़ी सावधान होकर कार्य करना चाहिए। इतिहास में ऐसे सामग्री का उपयोग करना चाहिए जिसका परिणाम कथा अदृश्य है। संदिग्ध सामग्री का भी यदि युवा साहित्य की विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है, परंतु इस पर प्रश्नवाचन चिन्ह आवश्यक करना चाहिए। हमारे साहित्य में काफ़ी महत्वपूर्ण सामग्री ऐसे है जिसका अपरिमाणिकता सिद्ध हो चुकी है, उसके प्रति मोह अनुचित है और इतिहास के सामग्री वस्तुओं को स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है, किंतु परिणाम स्वरूप प्रश्न पर भी अत्यंत सतर्क आवश्यक है। नवीन स्रोत परिणाम नहीं है, परिणाम सिद्ध स्थापनाओं को भी समसिद्ध होने में देर लगती है। अतः नवीनतम के प्रति आग्रह भी इतिहास का गुण नहीं है। जिस प्रकार अनवीन प्रामाणिक अमान्यताओं से चिपके रहना गलत है, उसी प्रकार हर नई कच्ची पक्की स्थापना के आधार पर समयसिद्ध धारणाओं को नकारना भी खतरनाक है। मौलिक
मौलिकता का प्रश्न। इतिहास के क्षेत्र में मौलिकता का केंद्र बिंदु है। परिकल्पना अर्थात विकास परंपरा का परिवर्तन वास्तव में इतिहास लेखन, इतिहास अनुसंधान का पर्याप्त है। यह पृष्ठ संख्या 3 खत्म हो गया। अब पृष्ठ संख्या 4 जाते हैं। पृष्ठ संख्या 4 में हम लोग पढ़ते हैं ऐतिहासिक अनुसंधाताओं जहाँ नवीन तत्वों के अन्वेषण और उपलब्ध तत्वों के नवीन व्याख्यान पर बल देते हैं, वहीं इतिहास लेखन इन दोनों दिशाओं का एक सीमा के आगे नहीं बढ़ सकता है। उसके लिए नवीन की अपेक्षा प्रामाणिक और समय सिद्ध का अधिक महत्व है। नए तत्वों और नए स्रोत निष्कर्ष का वह आदर करती है, किंतु उसके लिए वे तब तक ग्राह्य नहीं होता जब तक कि समय का परिणाम पत्र उन्हें प्राप्त न हो सका। इसी प्रकार कृतियों तथा कृतिकारों की समीक्षा एवं मूल्यांकन में उसका अपना मौलिक दृष्टिकोण हो सकता है, जो आलोचना के क्षेत्र में निश्चित ही महत्वपूर्ण और परंतु इतिहास में एक सीमा के आगे उनकी आग्रह करने में संतुलन भंग हो सके। इतिहास में तो समन्वयात्मक दृष्टिकोण और संतुलन विवेचन ही अधिक काम्य है। उपयुक्त विवेचन के निष्कर्षण इस प्रकार है। पहला, नवीन स्रोत परिणाम और विकासित साहित्य चेतना को ध्यान में रखते हुए साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन आवश्यक है। ऐतिहासिक दृष्टि और आलोचना शक्ति से युक्त एक लेखक यदि यह कार्य संपन्न कर सके तो उत्तम होगा, किंतु यदि यह संभव न हो तो निश्चित परियोजना के अंतर्गत निर्देशक सिद्धांत के आधार पर कुछ लेखकों का समुदाय घनिष्ठ संपर्क सहयोग के आधार पर यह अनुष्ठान पूरा कर सकता है। शैली भेद होने पर भी ऐतिहासिक परिदर्शन की एकता इस प्रकार से के संवेद प्रकाश का एकावृत्ति स्थापित कर सकती है। तीसरा, युग चेतना और साहित्य चेतना के समन्वय पर अंकित साहित्य के इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को ही हमें स्वीकार करना चाहिए और इसी के आधार पर एक सामंजस्य रूपरेखा का निर्माण करना चाहिए, अर्थात हिंदी भाषा भूभाग के संस्कृत इतिहास के परिवेश में जिसकी अंतर्गत राजनीतिक सामाजिक तत्वों विश्वता अंतर्भुक्त रहती है, जिसके प्रति अप्रति प्रभाव के विकास और हिंदी के विविध रूपों के माध्यम से अभिव्यक्त है। साहित्य चेतना के विकास क्रम में साहित्य परिमाणों के आधार पर अवलोकन ही हिंदी साहित्य के नए इतिहास का लक्ष्य होना चाहिए। चौथा, नवीन स्रोत सामग्री का उपयोग आवश्यक, किंतु इस विषय में सतर्कता भी उतनी ही आवश्यक है। प्रत्येक नवीन संस्थापक यथार्थवादी ग्राह्य एवं मान्य नहीं हो सकता, अतः प्रामाणिक लेखकों की मतों का संक्षेप में उल्लेख करते हुए बहुमान्य और समय सिद्ध निष्कर्ष को ही इतिहास में ग्रहण करना अधिक विवेक सम्मत है। 6, विषय प्रतिपादन में समन्वयात्मक पद्धति का अवलंबन करना ही उचित है। बल तो साहित्य परंपरा अर्थात साहित्य कृतियों के परस्पर संबंध ही निरूपण पर ही रहना चाहिए, किंतु प्राकृतिक विश्लेषण तथा प्रमुख कवि लेखकों और कृतियों के योगदान एवं स्थान निर्धारण को भी साहित्य के इतिहास में उतना ही महत्वपूर्ण है। 6, जीवन वृत्त तथा ग्रंथ विवरण साहित्यिक विवेचन से पूर्ण लेना ही अधिक संगत है। कुछ इतिहास ग्रंथों में जैसे लिगुई और केजामिनिया के अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में इस प्रकार का विवरण पाठ टिप्पणी के रूप में देने की व्यवस्था है, जो विवेचन की स्वच्छता की दृष्टि में ग्राही हो सकता है। 7वां में है अनुपात की रक्षा और उचित मूल्यांकन के लिए इतिहास के समग्र रूप की कल्पना और
उनके अनुसार पूर्व योजना तथा रूपरेखा की रचना अनिवार्य है। विषय विभाजन की कलावार विषय के महत्व के अनुरूप ही होना चाहिए, यथार्थ संतुलन और प्रदर्शन में व्याघात। ये थे पृष्ठ संख्या 4 खत्म। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 5 जाते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके प्रशांत संपादक डॉक्टर नगेंद्र है और संपादक है हरदयाल। ये है पृष्ठ संख्या 5। पृष्ठ संख्या 5 पुनर्लेखन की समस्या 8 उत्पन्न हो सकती है। 8 विक्रम संवत तथा अन्य सर संबंध में आज के पाठकों का जीवन संपर्क में न होने के कारण ईस्वी सन का प्रयोग करना उचित है। साहित्य के इतिहास लेखन की दिशा में हिंदी में उचित प्रगति नहीं हुई है। अन्य भाषाओं में तो स्थिति का भी खराब है। इसके कारण यह भी कि इतिहास सुविधा में हमारे देश में विकास परंपरा नहीं रही है। आज भी हम इस दिशा में विशेष उन्नति नहीं कर पाते हैं। परिणाम यह है कि 100 से ऊपर इतिहास ग्रंथों का प्रकाशन के बाद भी हिंदी में सर्वाधिक प्रामाणिक इतिहास आचार्य शुल्क का ही है, जिसकी रचना सन 1929 ईस्वी में हुई थी। यह स्थिति हिंदी के गौरव के अनुकूल नहीं है, विशेषतः तब जबकि हिंदी की आलोचना साहित्य इतना समृद्ध हो चुका है। प्राचीन नागरिक प्रचारणी सभा ने विहित इतिहास की योजना द्वारा एक महान अनुष्ठान का उपक्रम किया है। इस प्रकार के सार्वजनिक कार्यों में अपना सीमाओं में होती है, फिर भी इस महाप्रयास के फलस्वरूप साहित्य सामग्री की एक विशाल राशि भावी इतिहास के लिए एकत्रित हो गया है और हमारा विकास में शीघ्र ही साहित्य की कुछ परिमाणिक इतिहास हमें हिंदी में उपलब्ध हो सकता है। ये थे पृष्ठ संख्या 5। पृष्ठ संख्या 5 के बाद हम लोग पृष्ठ संख्या 6 पढ़ेंगे, जिसमें भूमिका 2 होगा। तो ये भूमिका 1 खत्म हो गया है, जिसमें हम लोग पढ़े थे हिंदी साहित्य के इतिहास पुनर्लेखन की समस्या। पुनर्लेखन की कौन कौन सी समस्याएं हैं आप पढ़ेंगे। भूमिका जो नगेंद्र का ही होगा।